क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे? कोलंबस इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस इटली में उनका जन्म इटली में जेनेवा शहर में हुआ था। वह उन्होंने 1492 ईस्वी में गुहाना हानि ठीक है की खोज की थी, वहाँ पहुँचे थे वो। हाँ तो अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? कब और किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने 1865। दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा लैटिन अमेरिका है। अच्छा, माया सभ्यता की अगर कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे आप? वहाँ पर 2 प्रकार के पंचांग थे। एक में वैसा ही जो पंचांग, मतलब पंचांग का अर्थ क्या होता है? एक कैलेंडर होता है। ओके, कैलेंडर क्या होता है? जैसे जनरली जैसे हम गांव के परिवेश में अगर हम बात करते हैं तो कैलेंडर में हमको मुख्य तौर पर ये लगता है कि उसमें किसी देवी देवता की या भगवान की तस्वीर लगी होगी, है ना। अक्सर ऐसा, या कोई पोस्टर, इस तरह से हम इसको मानते हैं। लेकिन कैलेंडर होता क्या है? कैलेंडर जो होता है वो ब्यौरा होता है साल भर का। 2 तरह का कैलेंडर होता है, एक सोलर कैलेंडर, इनकी सौर वर्ष, और दूसरा होता है चंद्रवर्ष। क्लियर? आपको पता है कि जो चंद्रमा जो परिक्रमा करता है वो 28 दिन में वो होता है उसका, है ना। ठीक है, लेकिन जो जैसे दिनों की अगर बात करता हूँ तो अगर सौर पंचांग की बात करते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, लगभग 365 दिन होते हैं। ओके, तो ये साल भर का जो, उसमें 2 प्रकार के पंचांग थे, एक तो 365 दिन और दूसरा था 260 दिन वाला। उसमें 18 महीने, और 18 महीने में प्रत्येक महीने में 20 दिन हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे 2 पंचांग थे। और कोई चीज़? वहाँ की मुख्य फसल मक्का थी। माया सभ्यता, मक्का देवता। ओके, ठीक है। और इसके अलावा कुछ? चलिए, लुडिज्म क्या था? ठीक है, ये जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? जनरल नेड लूड के नेतृत्व में। ओके, औद्योगिक क्रांति शब्द से क्या अभिप्राय है? औद्योगिक क्रांति से अभिप्राय उस क्रांति से है जो इंग्लैंड में 18वीं-19वीं शताब्दी में अगर मैं साधारण शब्द में बोलूँ ना इसको, सर आर्नोल्ड टाइनबी थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उसमें उन्होंने इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नाम का शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, मुख्य तौर पर औद्योगिक क्रांति था क्या? ठीक है, औद्योगिक जो व्यवस्था है वो क्या है? जो काम पहले हाथों से होता था घरों में, वही काम अब घरों से दूर मशीनों में या मशीनों के माध्यम से कारखानों में होने लगा। तो ये होगी कारखाना पद्धति, है ना। तो औद्योगिक क्रांति का जो अर्थ होता है वो होता है, मतलब एक होता है परिवर्तन धीरे धीरे, लेकिन ये परिवर्तन कैसा था? ये एकाएक से हो गया, जिसने मानव जीवन को या उसकी जीवन शैली को जो है बहुत हद तक प्रभावित कर लिया। तो इसे क्रांति का नाम दिया गया। सामान्य तौर पर आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो प्रचलित व्यवस्था थी ना, उसको उसने बदल दिया। ठीक है, बदल दिया मीन्स वही बात कि जो काम अभी हाथों से बड़े लंबे समय तक हाथों से करना पड़ता था, तब जाके वो कोई प्रोडक्ट तैयार होता था। चाहे मान लेते हैं कि वो लोहे का कोई मशीन हो या कोई उपकरण हो, कोई औजार हो, है ना। ठीक है, या फिर कोई भी आपका हाथों से बनने वाला कोई भी कपड़ा। ओके, तो वो पहले जब हाथों से बनेगा, एक सिंपल सा एग्जांपल कि जब हम हमारे गांव में जो भेड़ बकरी पालते हैं ना लोग, तो उसके बाद क्या होता है, उसकी ऊन को काटा जाता है, धागा बनाया जाता है, फिर धागे को जो है वो बुना जाता है, मतलब वो पट्टी बनती है, कपड़ा जिसको बोलते हैं। लेकिन उसको बनाने में सालों साल लग जाते हैं, है ना, होता है कि नहीं। तो उससे होता क्या है, उसमें समय भी लगेगा, उसमें
श्रम भी ज्यादा लगेगा, और जब उसमें श्रम और समय ज्यादा लगेगा तो निश्चित तौर पर उसकी कीमत भी ज्यादा होगी, यस सर। है ना बेटा। तो ये वो क्या हुआ कि वो 1760 से लेकर 1820 ईस्वी में इसका फर्स्ट फेज माना जाता है, क्योंकि उस दौरान क्या हुआ, बहुत सारी मशीनों का आविष्कार हुआ, उन मशीनों के माध्यम से बहुत ज्यादा उद्योग स्थापित हुए, और इसी को ही औद्योगिक क्रांति कहा गया। साम्राज्यवाद शब्द से क्या अभिप्राय है? शक्तिशाली देशों द्वारा कमजोर पिछड़े हुए वर्ग पर अधिकार स्थापित। ठीक है, अगर इसको देखो दूसरे शब्दों में अगर कहूँ, ये तो चलो 1 या 2 नंबर का होगा तो थोड़ा चलेगा, लेकिन इसको अगर वास्तविक रूप में, अगर सही रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो इसको हम बोलेंगे कि साम्राज्यवाद का जो अंग्रेजी रूपांतरण है वो कहलाता है इंपीरियलिज्म। ये एक शब्द इंपीरियम से बना है, जिसका अर्थ होता है शक्ति के बल पर दूसरे के क्षेत्रों पर अधिकार करने का। ठीक है, जैसे ब्रिटेन एक बहुत बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति थी। क्लियर? कृषि क्रांति भी एक प्रश्न था, लेकिन हमने लिखा नहीं, समझ नहीं आया। आप इसको बताएगा कृषि क्रांति क्या है? नहीं क्या? कृषि क्रांति क्या है बेटा? औद्योगिक क्रांति है, जो सामान पहले हाथों से बनता था, घरों में बनता था, वो मशीनों में, कारखानों में, मशीनों के माध्यम से कारखानों में बनने लगा। कृषि क्रांति यानी कि कृषि कार्य जो होते थे, जो पहले सामान्य उपकरणों से या मुख्य तौर पर हल, कुदाल या इस प्रकार की चीजों से जो बना करते थे, वही सारे के सारे जो कार्य थे वो किसके माध्यम से होने लगे? मशीनों के माध्यम से होने लगे। तो वो कृषि क्रांति होगी। ठीक है, कृषि क्रांति मतलब सिर्फ यही है कि जो कृषि कार्य हम कहते हैं, एक उदाहरण दूंगा आपको। जैसे कि वर्तमान समय में बुआई होती है, पहले हमारे यहाँ पे वो होते थे, बैल होते थे, है ना, गांव में, लेकिन अब क्या है, टिलर चले हैं, कई जगह ट्रैक्टर चले हैं। ठीक है, अब हाथ घास काटते हैं, घास कैसे काटते हैं? दराटी से काटते हैं, लेकिन आजकल मशीनें चल पड़ी। बुआई की, कटाई की, निराई, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जो मशीनों के माध्यम से कृषि कार्य होने लगा। यानी कि कृषि क्षेत्र में जो कार्य हाथों के बजाय या सामान्य उपकरणों के बजाय मशीनों के माध्यम से जो होने लगा, वो कृषि क्रांति कहलाई। और कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति दोनों ही क्रांति है जो कहाँ आई? सबसे पहले इंग्लैंड में आई। सेटलर शब्द से क्या अभिप्राय है? समझ तो तुम गए हो, है ना? है तो हम कहीं और से, लेकिन यहाँ होके हम बस गए हैं, मीन्स आबाद हुए हैं, है ना? ठीक है, जो हमेशा से उस जगह के नहीं हो, किसी दूसरी जगह से उस जगह पर बसने के लिए आए हो, तो वो कहलाता है सेटलर या आबादकार। नेटिव, जो वहां के मूल निवासी है, जिस स्थान में हमेशा से वो रहते हैं, वो उस क्षेत्र के मूल निवासी हैं। और विशेष तौर पर जो अमेरिका के मूल निवासियों के लिए इस शब्द का जो वहां पे प्रयोग किया गया था। वैसे भी हम कहते हैं ये मेरा नेटिव प्लेस है। ठीक है, अंतिम हिमयुग कब है? 25 वर्ष। इतिहास के जनक कौन है? कौन है? ठीक बोल रहे हो, जोर से बोलो। हेरोडोटस। ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ लिखा था हिस्टोरिका। ओके, और हेरोडोटस को ही जो है वो इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलो, रोमन साम्राज्य के प्रमुख देवी देवता कौन थे? ईसाई धर्म के संस्थापक? इस्लाम धर्म के संस्थापक? वेरी गुड। और जूनो और मिनर्वा कौन थी? सर, रोमन साम्राज्य की जूनो देवी थी। इसे स्त्रियों की देवी माना जाता था, और जो मिनर्वा थी उसे ज्ञान की देवी माना जाता था। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जो है, रोमन साम्राज्य कितने महाद्वीपों में फैला हुआ था? 3। आदि मानव यस सर। भोजन खाता था? यस सर। किन तरीकों से प्राप्त करता था? संग्रहण, अपमार्जन, शिकार और मछली पकड़ना। संग्रहण मतलब फल सब्जियां इकट्ठे करके एकत्रित करना, मतलब है ना, एकत्र, इसको गैदरिंग बोलते हैं उसका ना। ठीक है, एकत्र करना।
या जुटाना इसको बोलते हैं, है ना, जो चीज़ वो खुद से उगाता नहीं था लेकिन जंगल से उत्पाद लेकर आता था, ठीक है। और दूसरा अपमार्जन क्या होता है? वस्तुओं की सफाई। त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई, उसको रसदखोरी भी कहते हैं भाई, यस सर। है ना, ये ध्यान रखना हमने, उसको अपमार्जन या रसदखोरी कहते हैं। एक्चुअली में होता क्या था, बड़े जानवर, है ना, अब शेर आया मान लेते हैं, शेर ने किसी बड़े जानवर का शिकार कर दिया, ठीक है। अब जितना वो खा पाता होगा उतना तो वो खा लेगा, लेकिन बहुत सारे अंग ऐसे भी होंगे उसके, जैसे अगर कोई शरीर का कोई अंग जो है अगर इस प्रकार की आकृति में हो तो यहाँ पे बीच में तो बहुत सारा रह ही जाएगा ना, रह जाएगा ना। तो उस स्थिति में आदि मानव क्या करता था, उसको मांस को खुरच कर निकालता था अपना पेट भरने के लिए। तो वो उसका दूसरा तरीका था। तीसरा सर शिकार। किसका? सर पशु। हाँ ठीक है, जानवर होगा। और चौथा मछली पकड़ना, जो बड़ी मछलियाँ होती थी वो हार्पून से पकड़ते थे, उनकी जान बिछा के। ठीक है, हाँ, मतलब मछली का शिकार नहीं होता है ना, इसी ध्यान रखना तुमने, है ना। ठीक है, जीवाश्म शब्द से क्या अभिप्राय है? जीवाश्म अत्यंत प्राचीन पौधे अथवा मानव के वे अवशेष होते हैं जो लाखों वर्ष पूर्व। ठीक है, मतलब पत्थर या चट्टान में दबकर जो है वो उसमें समझ आते हैं। जीवाश्म कहीं और भी है ना, कोई जीवाश्म ईंधन भी होता है कुछ, क्या क्या होता है? हाँ, फॉसिल फ्यूल से सारे ये बेटा, पेट्रोल, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ जितने कर भी हैं ये आपके फॉसिल फ्यूल्स ही हैं, ठीक है। ठीक है जी। होमो शब्द का अर्थ मानव। ठीक है, होमो की 3 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। तो मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? मेसोस मध्य और पोटेमियस। इसको आपने याद से रखना, मेजोस जहाँ पे मौ की साउंड आ रही है, मेजोस मध्य, इससे भूलोगे नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि दिन और रात होते हैं ना, दिन और रात होते हैं, एक अगर दिन है तो दूसरा क्या होगा, है ना। सुबह एक अगर सुबह है तो दूसरा क्या होगा, है ना। एक माता है तो दूसरे क्या होगा, भाई है तो दूसरे क्या होगा। तो उसी प्रकार से अगर हमें एक का पता चलता है, अगर मेजोस का अर्थ अगर मध्य है तो दूसरा पोटेमोस का जो अर्थ होगा वो नदी है। एक कौन कौन सी नदियां थी वो? 10 लाख। एक अगर 10 लाख थी तो दूसरी फराग। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? चलिए जी, इराक, है ना। ठीक है जी, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट। नमस्ते। नमस्ते जी, रमेश जी कैसे हैं? अच्छा, 40 साल में क्या था? यहाँ इंग्लैंड में 1838 से लेकर 1848 तक चला। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन क्या था? मतलब एक चार्टर, एक मांग पत्र उनने रखा था और जिसमें उसमें मुख्य तौर पर 6 प्रमुख मांगे थी, ठीक है। और उसमें मुख्य तौर पर आप वो उस सदन में शामिल होकर जो है वो सदन की कार्यवाही में शामिल हो जाना चाहते थे और अपने लिए अपने अधिकारों की मांग को कर रहे थे, ठीक है। मुख्य तौर पर ये महारानी विक्टोरिया के काल में हुआ था। 1837 से ये शुरू होकर लगभग अगले 11 सालों तक चला था। आपकी किताबें 1838 से तो चलेगा। मुख्य तौर पर 1837 टू 1848 मुख्य तौर पर इसको कंसीडर करेंगे। और इसके 2 विशिष्ट जो नेता थे वो थे विलियम लॉवेट और दूसरा फियरगस ओ कॉनोर, ठीक है। लेकिन उनके जो सिद्धांत थे ना, अब मांग तो कर रहे थे, मांग एक की भी हुई थी, दूसरे की भी हुई थी, लेकिन इनके मतलब स्वभाव था इसमें बहुत ज्यादा फर्क था, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे एक हो सकता है वो बातचीत या मांग के आधार पर, एक जो है नरम दल वाले थे, एक गर्म दल वाले थे। और बाद के समय में इसमें इनके बीच में थोड़ा सा क्लैशेस भी हो गए, ओके। ये उनके स्वभाव, उनकी प्रकृति के आधार पर हुआ, ओके। और इसमें हालांकि ये जो आंदोलन था वो असफल रहा और उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि इसमें जो हस्ताक्षर, लाखों हस्ताक्षर इसमें कराए गए थे, बहुत लंबा, मतलब जैसे पेपर होता है ना, एक पेपर जैसे कपड़े का थान नहीं होता,
वैसे जो है वो बहुत लंबे, मतलब वो पेपर को जोड़ जोड़ के इतना लंबा बना दिया गया था, और उसमें लाखों लोग, 50 लाख से अधिक जो है उसमें साइन करवाए गए थे। ठीक है, तो उसे उठा पाना आदमी के बस की बात नहीं थी, तो उसे कहते हैं कि गाड़ी में वहां पे उनके संसद भवन तक ले जाने का जो वहां पे उनका प्रयास किया गया था। लेकिन बाद में जब इसकी छानबीन की गई तो उसमें पाया गया कि इसमें अधिकतर जो हस्ताक्षर थे वो जाली थे, फर्जी किए थे, और इसके परिणामस्वरूप इसके लोकप्रियता में थोड़ी सी कमी भी आ गई थी। लेकिन इनकी जो मांगे थी वो बिल्कुल जायज थी। हालांकि इस आंदोलन के एक रिजल्ट के परिणाम के तौर पर जैसे स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन समय बीतने पर उनकी एक एक मांग को स्वीकार किया गया। केवल एक मांग भी उनकी अंततः स्वीकार नहीं की गई, जो मांग थी वो थी कि जो संसद के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रतिवर्ष हो, प्रतिवर्ष नहीं हो सकता था। तो वो उसका एक वो रहा जिसको पूरा नहीं किया गया। बाकी 6 में से 5 मांगे इनकी पूर्ण कर ली गई। ठीक है, अच्छा, ये श्रमिकों पर कैसा प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप? औद्योगिक क्रांति से मजदूर प्रभावित हुआ। मजदूर से 18 से बोलो शाबाश। क्या रही आवाज आ रही? कौन? नहीं, हाँ बोलो शाबाश। मजदूरों से 16 से घंटे 18 घंटे काम करवाया जाता था उन्हें। गंदी बस्तियों में रहने के लिए गंदी झोपड़ियों में बातें किया जाता। गोल्ड रश से क्या हुआ है? गोल्ड रश से अभिप्राय यह है कि उत्तरी अमेरिका में यह आशा की जाती थी कि वहाँ सोने के भंडार है। इसलिए 1849 ईस्वी में यूरोपीय अपना भाग्य आजमाने के लिए कैलिफोर्निया की ओर बढ़ चले, जिसे गोल्ड रश का नाम दिया गया। हाँ ठीक है, मतलब रश वैसे जब आप शब्द यूज करते हो ना, तो रश का मतलब हम मुख्य तौर पर क्या कहते हैं? भीड़। यानी कि सोने को प्राप्त करने के लिए जो यूरोपीय वासियों की, यूरोपीय जो शक्तियां थी, उनकी जो भीड़ उसोर हुई, वही कहलाई गोल्ड रश, जिसने जो गोल्ड रश को जन्म दिया 1849 में, जब कैलिफोर्निया में सोने की प्राप्ति के कुछ साक्ष्य वहां पे प्राप्त हुए, तो उसे ये नाम दिया गया। दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ की प्रमुख भाषा ही लैटिन। हाँ, क्योंकि वहाँ पे लैटिन भाषा समूह बोलने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक थी। प्रमुख बोली जाने वाली भाषा जो लैटिन भाषा थी। ठीक है, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? अमेरिकी को यूरोपीय द्वारा जीती गई या खरीदी गई भूमि का विस्तार होता रहता था। इस कारण अमेरिका की पश्चिमी सीमा के पीछे अपने लिए वादे किया गया, जिससे वहाँ अमेरिका की मूल निवासियों को भी वहाँ से हटना पड़ा, और उस सीमा जहाँ तक वो सीमा से गई उसे ही फ्रंटियर कहा। ठीक है, डोना मेरीना कौन थी? कहीं यार दो, डोना मेरीना कौन थी? डोना मेरीना मैक्सिको की राजकुमारी थी। उसकी माता ने उसे एक दासी के रूप में बेच दिया था। दासी के रूप में बेच दिया था। उसे 2 भाषा का ज्ञान था, स्पेनिश और वहाँ के लोगों की भाषा ना। उसका परिणाम क्या हुआ? किसकी सहायिका बनी थी, किसका सहयोगी बनी थी वो? कॉटेस की। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये केएमटी क्या है? केएमटी हाँ, केएमटी का एक दल था जिसकी स्थापना जो थी वो डॉक्टर सन्यासी ने 1912 ईस्वी में की थी। केएमटी का फुल फॉर्म है कुओमिंतांग। मेरी पुनर्स्थापन कब हुआ? 1868 में। वहाँ पे जंगली भैंसों को क्या कहा जाता था? अच्छा जी।
जूडिथ राइट कहाँ की मूल निवासी थी? ऑस्ट्रेलिया। जो आदि मानव थे ना, वो ऑस्ट्रेलिया किस रास्ते से पहुंचे थे? हाँ, ये न्यू गिनी से हैं, और जो दूसरे थे जो अमेरिका में, वो आपका बेरिंग स्टेट से था। ठीक है, बेरिंग जलप्रभु मध्य बोलते हैं उसको ना। अच्छा जी, ऐसा के लोग जो है किसी अपना सम्राट को किसका प्रतिनिधि मानते थे? इनका लोगों की प्रशासनिक भाषा क्वेचुआ। इनका साम्राज्य का संस्थापक? हाँ, मैंको का बाग। और इसका अन्य प्रसिद्ध शासक, नवा शासक होगा पंचकुटी इनका। तुमने कहा था कि जो कोलंबस था, कोलंबस फाइनली जो वो गुआना हानी पहुंचा, है ना? तो गुआना हानी में जिन लोगों से उनका संपर्क बना, वो कौन लोग थे? हाँ, अरावकी लुकाए हुए, बहुत सीधा साधा भला मानुष कुछ लोग होते हैं हमारे समाज में, होते हैं ना? वो मुख्य तौर पर कैसा होता है? वो ऐसा जो वो एक हमारी कल्पना है, एक हमारी जो वो एक तस्वीर हमारे दिमाग में बनी हुई है कि बड़ा अच्छे से बात करने वाला, बड़ों का आदर करने वाला, उनकी बात मानने वाला, है ना? जो लड़ाई झगड़ा ना करता हो, दूसरों की सहायता करता, ऐसा ही आदमी भला मानुष बोलेंगे। तो वो ऐसा जो आदमी है वो ये अरावकी लुकाए लोग थे। अब इसमें आपने ये चीज देखनी है कि देखिए, कोलंबस अपने सहयोगी से जो है वहां से पहुंचा, है ना? लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि स्वागत किया। यहाँ तक कि जो कोई मदद हो सकती थी वो भी उन्होंने कर दी। लेकिन उसके बदले में उसने क्या किया? सैन सल्वाडोर में उसका जो वो मतलब झंडा गाड़ दिया स्पेन का। ठीक है, झंडा गाड़ने का मतलब है कि एक प्रोसेस पर अधिकार कर लेना। ओके, ठीक है। द प्रिंस के लेखक कौन थे? हाँ, मैकियावेली की जो प्रसिद्ध जो ग्रंथ है, पुस्तक है, उसका नाम है द प्रिंस। ठीक है। मार्टिन लूथर आएगा बेटा यहाँ पे ना बीच में। मार्टिन लूथर कौन से देश का निवासी था? किस लिए मुख्य तौर पर किस लिए जाना जाता है इनका नाम? पाप स्वीकारोक्ति पत्र के विरोध में इन्होंने आवाज उठाई थी, और मुख्य तौर पर जो है इनका जो नाम जाना जाता है वो जाना जाता है धर्म सुधार आंदोलन के लिए। चलिए नेक्स्ट। पीटरलू नरसंहार कब हुआ था? पीटरलू नरसंहार कब हुआ था? 1819। अच्छा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई, क्या ये सच है? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले, क्या ये सच है? बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई? 1644। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान। शोगुन शब्द से क्या प्राय है? जापान के प्रधान सेनापति। ठीक है। ये जो अफीम युद्ध है ना, कब और किसके मध्य हुए? अफीम 1839 ईस्वी से 1860 ईस्वी में चीन और इंग्लैंड के मध्य हुई। नानकिंग की संधि कब हुई? 1842। तीन की संधि कब हुई? 1860। क्या हुई? देखिए ना, हाँ 1858 में। याद ही ऐसे रखना है ना, नानकिंग की संधि, फिर तीन की संधि, फिर पीकिंग की संधि। ठीक है। पीकिंग की संधि कब हुई? 1860। चार्टिस्ट आंदोलन क्या था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में 1838 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक चला। नेटिव शब्द से क्या प्राय है? मूल निवासी। सेटलर शब्द से?
सटर सबसे अभिप्राय है किसी स्थान पर बाहर से आकर बसे लोगों। अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1863। किसने किया? अब्राहम लिंकन, वो कौन थे? राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, बैठ जाइए बेटा। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे? क्रिस्टोफर कोलंबस क्रिस्टोफर कोलंबस इटली में उनका जन्म इटली में जेनेवा शहर में हुआ था। उन्होंने 1492 ईस्वी में गुहाना ठीक है, उसकी खोज की थी, वहाँ पहुँचे थे वो। हाँ, तो अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? कब और किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने 1863। दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर बोले जाने वाली भाषा लैटिन अमेरिका है। अच्छा, माया सभ्यता की अगर कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे आप? वहाँ पर 2 प्रकार के पंचांग थे।